टिप पर पुलिस ने छापा मारा था। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त को फोन किया जो मौके पर था। उसने बताया कि आग में कुछ कागजात बचे थे जिनमें एक तस्वीर थी, एक आदमी की जो आरव से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, आरव 2022 फार्मा डील। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने पास रख लिया और घर लौट आई। उस रात वह सो नहीं पाई। क्या यह वाकई आरव था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? आरव की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान की थी। फिर यह तस्वीर यहां कैसे? और इस फार्मा कंपनी का इससे क्या कनेक्शन था? अगले दिन अनन्या ने श्याम से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वह मंदिर पर नहीं था। अनन्या ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। अनन्या को चिंता होने लगी। क्या श्याम को कुछ हो गया था, या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके चलते उसे छिपना पड़ा? शाम को जब अनन्या घर लौटी तो श्याम उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा उदास था और उसके कपड़े और गंदे हो चुके थे। अनन्या ने गुस्से में पूछा, श्याम, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। श्याम ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, मुझे कुछ काम था, आप चिंता न करें। अनन्या ने उससे तस्वीर के बारे में पूछने का मन बनाया, लेकिन फिर रुक गईं। उन्हें लगा कि श्याम अभी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने उससे सिर्फ इतना पूछा, श्याम, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? श्याम ने एक पल के लिए अनन्या की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। डॉक्टरनी जी, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वे बड़े लोग हैं। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो अनन्या को और शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने उस गोदाम की आग की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि यह आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। और जो सबूत मिले वे सारे एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे जो रात में गोदाम के आसपास देखा गया था। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त को श्याम पर नजर रखने को कहा। उसने बताया कि श्याम हर रात मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में जाता है जहां वह कुछ लोगों से मिलता है। अनन्या ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें फार्मा कंपनी के कुछ गैर कानूनी सौदों का जिक्र था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना लेटर जिसमें आरव का नाम था। लेटर में लिखा था, आरव, तुम्हें सच छिपाना होगा, वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। क्या आरव वाकई जिंदा था या यह कोई और खेल था? उन्होंने फैसला किया कि वह फार्मा कंपनी के मालिक से आमने सामने बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें श्याम से सच उगलवाना था। एक रात अनन्या ने श्याम को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, यह कौन है श्याम, और तुम सचमुच कौन हो? श्याम ने तस्वीर को गौर से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, डॉक्टरनी जी, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपका बुरा नहीं चाहता। अनन्या को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, श्याम, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सच जानने की हकदार हूं। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। श्याम ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, डॉक्टरनी जी, अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जो आप ढूंढ रही हैं। उस रात श्याम ने अनन्या को एक और टिप दी। फार्मा कंपनी के ऑफिस में एक गुप्त तहखाना है जहां वे अपने सारे गैर कानूनी सबूत रखते हैं। अनन्या ने तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को बताया और पुलिस ने छापा मारा। तहखाने में ढेर सारे सबूत मिले, नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ ऐसे कागजात जिनमें आरव का नाम बार बार आ रहा था। छापे के बाद फार्मा कंपनी के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अनन्या का मन अभी भी उलझन में था। श्याम अब और भी रहस्यमयी हो गया था। वह कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह वापस आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या ने अपने फॉरेंसिक दोस्त रवि को फोन किया और पूछा, डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने बताया कि नतीजे 2 दिन में आएंगे। अनन्या ने सोचा, शायद ये नतीजे मुझे श्याम का सच बता दें। उसी रात अनन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, डॉक्टरनी जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। श्याम को छोड़ दो वरना। कॉल कट गई। अनन्या को समझ आ गया कि श्याम कोई साधारण भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। अनन्या का मन अब पूरी तरह से श्याम के रहस्य में उलझ चुका था। हर रात वह सोच में डूब जाती, श्याम कौन है? उसकी बातों में, उसके हाव भाव में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार आरव की याद दिलाता है? लेकिन वह यह भी जानती थी कि श्याम का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर श्याम, जो अब अनन्या के घर में रहता था, और भी रहस्यमयी हो गया था। वह दिन में मंदिर पर जाता, अपने पुराने भिखारी के भेष में लोगों से बात करता और रात को चुपचाप लौट आता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कोई बड़ा जवाब मिल गया हो। अनन्या ने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने पुलिस वाले दोस्त को बुलाया और श्याम का पीछा करने की योजना बनाई।
उसे नहीं पता था कि यह पीछा उसे उस सच तक ले जाएगा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अनन्या ने अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह श्याम का पीछा करना चाहती थी ताकि यह पता लग सके कि वह रात को कहां जाता है और किन लोगों से मिलता है। अनन्या को श्याम की हर बात, हर हरकत अब एक पहेली लग रही थी। उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसकी रहस्यमयी बातें और सबसे बढ़कर वह तस्वीर जो फार्मा कंपनी के गोदाम से मिली थी, सब कुछ एक बड़े सच की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अनन्या को अभी तक यह नहीं पता था कि श्याम वास्तव में कौन है। जो बात अनन्या को नहीं पता वह यह है कि श्याम कोई और नहीं बल्कि उसका मृत घोषित पति आरव मेहरा है। 2 साल पहले आरव की कार हादसे में मौत नहीं हुई थी। वह एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हुआ था। फार्मा कंपनी जिसके गैरकानूनी कारोबार का श्याम बार बार जिक्र करता था, वही कंपनी थी जिसके लिए आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसने कंपनी के ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, जिसके चलते कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा ने उसकी हत्या की साजिश रची। लेकिन आरव किसी तरह बच गया। उसने अपनी मौत का नाटक रचा और शहर के अंडरबेली में छिप गया, एक भिखारी का भेष धरकर। वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था क्योंकि वह अनन्या को दूर से देखना चाहता था, लेकिन अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो राघव और उसके गुंडे न सिर्फ उसे बल्कि अनन्या को भी निशाना बनाएंगे। श्याम बनकर आरव चुपके चुपके राघव के कारोबार को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था और अनन्या की मदद से वह अपने मिशन में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। अगली रात अनन्या और विक्रम ने श्याम का पीछा शुरू किया। श्याम हमेशा की तरह मंदिर के पास से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। अनन्या और विक्रम ने अपनी गाड़ी को दूर रखा ताकि श्याम को शक न हो। श्याम की चाल तेज थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का पीछा करने का अंदेशा हो। आखिरकार वह एक पुराने जर्जर गोदाम के पास रुका। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या श्याम यहां किसी से मिलने आया था या वह फिर कोई नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था? विक्रम ने अनन्या को इशारा किया कि वे चुपके से गोदाम के पास जाएं। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने श्याम को गोदाम के पीछे एक टूटी फूटी दीवार के पास खड़े देखा। वहां एक और शख्स था, लंबा, दुबला पतला और चेहरे पर दाढ़ी। वह श्याम से धीमी आवाज में बात कर रहा था। अनन्या ने ध्यान से सुना, लेकिन उनकी बातें साफ नहीं सुनाई दी। तभी उस शख्स ने श्याम को एक छोटा सा पैकेट दिया और चुपके से गलियों में गायब हो गया। विक्रम ने कहा, अनन्या, हमें उस पैकेट को देखना होगा, शायद ये कोई सबूत है। लेकिन अनन्या का ध्यान श्याम की हरकतों पर था। वह पैकेट को अपनी जेब में डालकर गोदाम के अंदर चला गया। अनन्या और विक्रम ने थोड़ा इंतजार किया और फिर गोदाम में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और हवा में जली हुई लकड़ी और रसायनों की गंध थी। अनन्या को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। गोदाम के एक कोने में श्याम एक पुराने टेबल पर बैठा कुछ कागजात पढ़ रहा था। अनन्या ने चुपके से उसकी ओर देखा और पाया कि वह पैकेट खोल चुका था। उसमें कुछ तस्वीरें और एक USB ड्राइव थी। श्याम ने तस्वीरों को गौर से देखा और फिर उन्हें जला दिया। अनन्या को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था या वह कुछ और छिपा रहा था? विक्रम ने अनन्या को पीछे खींचा और कहा, हमें अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह वाकई किसी बड़े रैकेट में शामिल है तो हमें और सबूत चाहिए। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन